तो इसकी शुरुआत भारत में राष्ट्रवाद का परिचय से करते हैं। हम लोग पहले समझते हैं कि भारत का अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है इतिहास का रूप। भारत में अंग्रेजी शासन से पहले की अगर बात करें तो अंग्रेजी शासन से पहले भारत एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था। यह यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, इन सभी शासकों का शासन था। परंतु ये जो अंग्रेज है यानी ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर भारत आई और वो आकर के अपनी आर्मी को बढ़ाने लगी। और आर्मी बढ़ाने के बाद क्या हुआ, 1850 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेज बंगाल पर कब्जा कर लिए तो भारत में इस प्रकार से उनका राज्य फैलता चला गया और भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। परंतु अगर आज आप भारत को देखते हैं तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो ये कैसे स्वतंत्र हुआ, कैसे इसकी स्वतंत्रता, कैसे कहानी थी, क्या थी, तो इस अध्याय में हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे, कब, कैसे और क्या। ये अध्याय पर चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता में यानी राष्ट्रवाद की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें हुई थी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध क्या था? आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था और जिस समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी उस समय भारत जो था अंग्रेज का मतलब भारत पर अंग्रेज का शासन था, यानी भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे, यानी कि अंग्रेजों का हो सकता उसका खर्च बढ़ गया होगा, उसके व्यय बढ़ गए होंगे और अंग्रेजों का रक्षा व्यय में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, बहुत ही कह सकते हैं भारी इजाफा हो गया। और अपने इस खर्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में कर जो है उसको बढ़ा दिया, यानी भारत में करों की वृद्धि कर दी गई। और भारत में जब करों की वृद्धि कर दी गई तो क्या हुआ, यहाँ पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया तथा कह सकते हैं कि आयकर प्रारंभ किया गया, जिससे भारतीयों को बहुत ही ज्यादा कह सकते बहुत ही भारी समस्या का सामना करना पड़ा। अगर 1913 से 1918 का समय देखें तो इसमें जो कीमत थी किसी वस्तु की वह दोगुनी हो चुकी थी और इससे आम जनता बहुत ही ज्यादा परेशान था और सबसे ज्यादा परेशान हुआ था गरीब। तो क्या इतना ही सीमित था? नहीं, और भी कुछ काम किए थे अंग्रेजों ने। क्या किए थे, यहाँ पर जबरन भर्ती शुरू कर दिया था, यानी कि सिपाहियों में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। किस लिए? ताकि यहाँ से सेना को ले जाया जा सके और प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में हो रहा था, वहां पर उसको लड़ाई आ जा सके। यह वही समय था जब इन सभी समस्याओं के साथ साथ भारत में फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। 1918 से 1919 के समय में फसल बर्बाद हुआ, 1920 से 1921 के समय में फसल बर्बाद हुई। तो इस प्रकार से दूसरी, ये तो वह बात हो गई कि खजूर मतलब कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। तो पहले तो यहाँ पर समस्या है, कर बढ़ चुका है, जबरन भर्ती चल रहा है और ऊपर से फसल भी बर्बाद हो चुकी है, जिससे खाने की सामग्री जो थी वह भारी कमी आ गई। और एक और समस्या आ गई थी, वह था फ्लू की महामारी। और इस प्रकार से इन दोनों समस्या, फसल बर्बाद होने के कारण और फ्लू की महामारी के कारण बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे। लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। अगर 1921 की जनगणना, ये जो 120 और 130 लाख लोगों की बात की गई, ये 1921 की जनगणना के मुताबिक बताया गया था। लेकिन अभी भी लोगों में उम्मीद था। क्या थी उम्मीद? कि अगर युद्ध खत्म होगा, प्रथम युद्ध विश्व युद्ध चल रहा था, वह खत्म होगा और खत्म होने के बाद जो जो भी मुसीबतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? क्या यहाँ के लोग शांत रहे? जी नहीं, उन्होंने कुछ तो कदम उठाया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय ने क्या कदम उठाया था। तो भारत में महात्मा गांधी का आगमन होता है और भारत में आता है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का विचार प्रारंभ करते, कहानी सत्याग्रह के विचार से। महात्मा गांधी पहले दक्षिण अफ्रीका में थे और दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। वहां जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी थे तो वहां उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते दक्षिण अफ्रीका के नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार थी, वो नस्ल के आधार पर वहां पर भेदभाव कर रहे थे और इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, जन आंदोलन, और उसमें सहयोग किया था। और इस आंदोलन का नाम क्या था? इस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जब भारत आए तो अपने साथ उन्होंने सत्याग्रह को लेकर आए और उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो कहाँ कहाँ पर चलाए थे? आइए अब हम लोग सत्याग्रह आंदोलन के विषय में चर्चा करते हैं। सत्याग्रह का पहला आंदोलन 1916 भारत में महात्मा गांधी 1915 में आए और उन्होंने 1916 में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कहाँ पर? बिहार में।
बिहार के चंपारण जिला में। और यहाँ पर किस लिए चलाया गया था? यहाँ पर जो किसान था, किसानों का जो संघर्ष था, वो संघर्ष किस लिए था? दमनकारी बागान व्यवस्था। यहाँ पर बागान था और बागान की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा दमनकारी थी। क्या थी व्यवस्था? जो बागान होता है, किसी भी तरह का बागान हो, उस बागान को चार दीवारी से घेर दिया जाता था और जो भी व्यक्ति इस बागान के अंदर आता था उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। तो इस प्रकार से यहाँ इनका शोषण किया जाता था, इनसे इन्हें अपने परिवार से नहीं मिलने दिया जाता था। तो इन सब से लोग बहुत ही क्रूर थे। तो इसी के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर आंदोलन चलाया, बागवानी व्यवस्था के खिलाफ। तो ये पहला आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1916। उसके बाद 1917 में इन्होंने एक और आंदोलन चलाया और ये कहाँ पर चलाए थे? गुजरात में, गुजरात के खेड़ा जिला में। यहाँ भी किसानों का ही मदद करना था, लेकिन यहाँ पर समस्या कुछ और थी। यहाँ का समस्या था, यहाँ पर फसल खराब हो गई थी, फ्लू की महामारी फैल गई थी, जिसके कारण खेड़ा जिले के जो किसान थे वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। तो यहाँ के किसानों का एक ही मांग थी कि जो लगान की वसूली है उसमें ढील दी जाए, और इसी के खिलाफ जो महात्मा गांधी है, इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो ये दो आंदोलन हमने पढ़ा। अब तीसरा जो सत्याग्रह आंदोलन है वो अहमदाबाद में चलाया गया था। और ये अहमदाबाद में किस लिए? सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच चला था। मुद्दा था मजदूरों के वेतन को बढ़ाने के लिए, यानी कि मजदूरों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, उस वेतन को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 लगातार आंदोलन चलाए और तीनों में अपार सफलता हासिल कर ली। जब इनको बहुत ज्यादा सफलता मिली तो ये सफल होते चले गए और सत्याग्रह को इन्होंने अपना हथियार बना लिया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आता है कि सत्याग्रह होता क्या है? तो आइए हम आपको बताते हैं सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न, और यहाँ पर हम उत्तर लिखते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी कि सत्य की खोज पर जोर। देखिए, आग्रह का मतलब क्या होता है? आग्रह मतलब निवेदन। ऐसा नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती बोलूंगा सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, ऐसा नहीं। यहाँ पर सत्य की शक्ति पर आग्रह किया जाता है कि नहीं, आप सत्य बोलिए, आग्रह करना, जबरदस्ती नहीं। सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका जो संघर्ष है अन्याय के खिलाफ है, तो आपको उत्पीड़क यानी जिसके खिलाफ है उससे मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का भी सहारा नहीं लेना है। इसका सहारा लिए बिना सत्याग्रही जो सत्याग्रह के विचार को मानते हैं, जो सत्याग्रही होते हैं, वह केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को क्या करना होगा? झिंझोड़ना होगा। तो यह था सत्याग्रह का विचार जो हम आपको बताएं। आप इसे लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़िए, आइए हम लोग पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अगला बात वह है रॉलेट एक्ट। अगला जो बात समझने वाले हैं वह है रॉलेट सत्याग्रह। लेकिन रॉलेट सत्याग्रह समझने से पहले हमें यह बात समझना होगा कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। यानी कि रॉलेट एक्ट एक प्रकार का कानून था। तो कानून में कुछ बातें कही जाती है। तो इस कानून में क्या कहा गया था? इस कानून में कहा गया था कि सरकार को, कौन सी सरकार को? ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज को, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को, जो राजनीतिक कैदी है उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, यानी कि बिना किसी कारणवश आप उसे 2 साल तक जेल में बंद रख सकते हैं, ऐसा अधिकार दिया गया। तो ये एक प्रकार का बहुत ही क्रूर कानून था, बहुत ही खराब कानून था, और इसलिए भारतीय ने इस कानून को काला कानून कहा। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। यानी कि यहाँ पर भी जो महात्मा गांधी थे वो अहिंसा का सहारा लेना चाहते थे। बहुत बच्चे हिंसा और अहिंसा में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको 2 मिनट बताना चाहता हूँ। हिंसा शब्द जो है, हिंसा, हिंसा का उल्टा होता है अहिंसा, और हिंसा जो है वह खराब शब्द है, लड़ाई झगड़ा। तो लेकिन अहिंसा का मतलब होता है शांति, यानी कि शांति से किसी बात को समझना, सत्य के मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो ये होता है अहिंसा। आपको भले ही यह सत्य और असत्य की तरह आपको लग सकता है कि यह जो असत्य है यह तो गलत है, असत्य, तो असत्य या तो गलत शब्द है क्योंकि इसमें अ लगा है, लेकिन यहाँ पर अ लगने के बाद ये अच्छा वाला शब्द बन जाता है। अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो ये आप माइंड में सेट रखिएगा, हिंसा गलत चीज है और अहिंसा सही चीज है।
तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह पारित किया। तो इस प्रकार से हमने चौथा सत्याग्रह की बात की है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का ये चौथा सत्याग्रह था। तो यह जो सत्याग्रह था 6 अप्रैल को प्रारंभ कर दिया गया। इसमें क्या क्या किया गया था, आइए। जब भी कोई आंदोलन चलता है तो उसके पीछे कुछ कुछ कामें होती है। तो ये एक बड़ा कानून था और इसके खिलाफ में बहुत ही बड़ा काम किया गया था। तो रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या किया, लोगों ने दुकानें बंद कर दी। जितने भी दुकानें थे वो बंद कर दिया गया। लोगों ने रैली निकाले गए, जुलूस का आयोजन किया गया और जितने भी लोग भारतीय थे वो हड़ताल पर चले गए। अमृतसर एक जगह का नाम है, वहां पर बहुत सारे स्थानीय नेताओं को क्या कर लिया गया, हिरासत में ले लिया। ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। यानी कि जब ये सारे जो हड़ताल होने लगे तो बहुत सारे लोगों को क्या कर लिया गया, हिरासत में ले गया। गांधी जी जो थे उनको दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। और 10 अप्रैल की घटना है, 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। बिना कुछ, शांति से यह जुलूस जा रहा था, विरोध कर रहा था, इस पर क्या कर दिया, गोली चला दिया। तो देख सकते हैं कि सत्याग्रह के विरोध में क्या क्या बातें हो रही थी। और इस प्रकार से जब उन्होंने गोलियां चला दी तो क्या लोग शांत रहेंगे? जी नहीं, लोग और क्रूर हो गए और लोगों ने क्या किया, डाकघरों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों आदि पर हमले करने प्रारंभ कर दिए और स्थिति बहुत ही बेकाबू हो गया। और इस स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेजी सरकार क्या कर रही थी, अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ में जो मिलिट्री होता है, मिलिट्री के सबसे उच्च पद, यानी कि आप सोच लीजिए मिलिट्री का सबसे उच्च पद जिसके पास भी होगा, सबसे बड़ा ऑफिसर जो भी होगा, उसको जो होता है ना सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। आप मान के चलिए कि सरकार की जितनी भी शक्ति है वो किसके पास आ गया, मिलिट्री के पास आ गया। मिलिट्री का जो सबसे उच्च पद है वो जो कहेगा वही चीज होगा और इसे ही क्या बोला जाता है, मार्शल लॉ कहा जाता है। और उस समय जो मिलिट्री का सबसे उच्च पद था जनरल, वो किसके हाथ में था, जनरल डायर के हाथ में था और जनरल डायर ने उस समय यह पद संभाला। तो ये आप समझ सकते हैं कि सत्याग्रह का आंदोलन रॉलेट एक्ट से शुरू हुआ और कहां पर पहुंच गया है, मार्शल लॉ तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ पर एक घटना घटती है जिस घटना का नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। महत्वपूर्ण बात है, आइए जालियांवाला बाग हत्याकांड पर हम लोग समझते हैं क्या बातें हुई थी। जालियांवाला बाग, आप याद रखिएगा हमेशा कि जालियांवाला बाग एक स्थान का नाम है जो कहां पर पड़ता है, अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर पंजाब में है वर्तमान। घटना 13 अप्रैल 1919 की है। जालियांवाला बाग में वैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे थे। यह जो मैदान था, यह जो जालियांवाला बाग था, मैदान था, यह चारों तरफ से बंद था। बंद, बंद का मतलब ऐसा थोड़े है पेक है। अगर कोई भी चार दीवारी बनाता है तो उसमें कुछ दरवाजे रखता है ना, तो बंद मतलब पूरी तरह से बंद नहीं था, इसमें कुछ दरवाजे थे। और यह जो मैदान था यह पूरी तरह से शहर से बाहर था और शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में, यानी कि इस इलाके में भी मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। इसके बाद उसके सिपाही, किसके सिपाही, जनरल डायर के सिपाही, जनरल डायर वहां पर आए सिपाही के साथ और उन्होंने क्या किया, सिपाहियों ने क्या कर दिया, भीड़ जो वहां पर भीड़ थी, जो लोग, मेला, तो मेला शब्द सुन सकते हैं यहाँ पर, वैसाखी का मेला, मेला शब्द से आपको पता चल रहा है कितना भीड़ होगा। तो मेला यानी कि इस भीड़ में क्या कर लिया, अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। तो इस प्रकार से इस घटना में बहुत सारे जो भारतीय थे वो मारे गए, बहुत सारे जो लोग थे वह घायल हो गए और बहुत सारे लोग जो थे, वहां पर एक कुआं, बोला जाता है कि जालियांवाला बाग में एक कुआं था और उस कुएं में लोग सोच रहे थे कि जान बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े। तो इस कुएं में लोग कूद पड़े थे, लेकिन कुआं में कह सकते हैं उसमें भी उनकी मौत हो गई। और इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई किसी को हानि हुआ था तो वो 3 लोग थे, बच्चे, बूढ़े और औरत। याद रखिएगा कहीं भी कोई घटना होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही होते हैं, बच्चे, बूढ़े और औरत। तो यहाँ पर भी वही कहानी हुआ था, सबसे ज्यादा प्रभावित वही हुए थे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, अंग्रेज क्या चाहते थे? तो अंग्रेजों का एक ही मकसद था कि यह जो भारतीयों के अंदर जो है ना वह डर बन जाए अंग्रेजों के लिए, ये जो डर है वह कायम रहे और वह भविष्य में कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध ना कर सके। परंतु भारतीय ने जितने भी कह सकते हैं सरकारी इमारत था उन पर हमला करना शुरू कर दिया और कह सकते हैं जनता जो है और क्रूर हो गई और वो और ज्यादा विरोध करने लगी और जो लोग थे वह हिंसा पर उतर आए, हिंसा करने लगे।
और महात्मा गांधी किसके किसके खिलाफ थे? अहिंसा के खिलाफ थे। माफ कीजिए, अहिंसा के साथ थे, खिलाफ नहीं, हिंसा के खिलाफ थे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी को जब पता चला कि ये जो सत्याग्रह आंदोलन को नकारा जा रहा है, सत्याग्रह के आंदोलन को नकारा जा रहा है, सत्याग्रह पर जो सत्य की बात और अहिंसा की बात की जा रही है उसको नहीं माना जा रहा है, तो गांधी जी गुस्सा गए और उन्होंने सत्याग्रह को क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो यहाँ पहला आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने वापस लिया। आगे हम और भी आपको आंदोलन बताएंगे जिसको महात्मा गांधी ने वापस लिया था, तो गौर करके सुनिएगा और उसका कारण भी समझिएगा। यहाँ पर कारण क्या था? सत्याग्रह के आंदोलन को नकारा गया था। आगे आइए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन विफल होने के बाद असहयोग आंदोलन सामने आया। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना, बहिष्कार, ऐसे ऐसे शब्द वहां पर आए थे। गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी, बहुत ही प्रसिद्ध भी था। इस किताब का नाम था हिंद स्वराज। यह किताब 1919 में छपी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। इस किताब में महात्मा गांधी ने लिखे थे और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर, साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन जो है वह ढह जाएगा, ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और यहाँ पर स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज का अर्थ आप याद रखिएगा, स्वतंत्रता। उस समय स्वराज का एक ही अर्थ था, स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने जो किताब लिखी, इसी आधार पर महात्मा गांधी ने क्या किया? एक नए आंदोलन का रूप दिया और उस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। और इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी ने पूरे भारतीय को एक साथ लाना चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि ये जो पूरे भारतवासी है वो एक साथ आ जाए ताकि कोई भी गलत जो निर्णय है वह नहीं लिया जा सके। इसके लिए सबसे पहले वहां पर पहला मुद्दा था हिंदू हिंदू और मुस्लिम को एक करना। और इसके लिए उन्होंने हिंदू हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और वह था मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलना। मोहम्मद अली और शौकत अली से महात्मा गांधी मिले। उस समय ये जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे वह मुस्लिम, कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय का राजनीतिक नेता थे और ये जवान भी थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं मुस्लिम के जवान राजनीतिक नेता थे। वो इनसे मिले और ये उनसे कह सकते हैं प्रेरित हो गए और इनकी बात को मान लिए और ये क्या बोले कि हाँ, हम असहयोग आंदोलन जो है उसमें हम आपको साथ देंगे। और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम साथ आ गया। तो यहाँ पर पहली कड़ी जो थी वो जुट चुकी थी और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा योगदान था और इसीलिए इस आंदोलन का नाम बदल दिया गया। क्या बोल रखा गया? असहयोग खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों कहा जाता है? खिलाफत शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जिस समय यह कह सकते हैं आंदोलन चल रहा था उस समय जो खलीफा है वह इस्लामिक विश्व का मुख्य था और इसीलिए यहाँ पर खिलाफत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं असहयोग आंदोलन का केवल परिचय दिए है कि असहयोग आंदोलन क्यों क्या है और असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन क्यों कहते हैं। अब हम लोग मुख्य मुद्दा पर आते हैं कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या चीज हुआ था। असहयोग आंदोलन जिस प्रकार महात्मा गांधी चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिल करके प्रारंभ कर दिया। अनेक सामाजिक समूह, जो भी सामाजिक समूह थे उसने भी भाग लिया, लेकिन सभी जो थे, सभी की मांग जो थी वह एक थी। एक ही मांग था। क्या चाहते थे सब? स्वराज चाहते थे। स्वराज का मतलब क्या? स्वतंत्रता। यानी कि सबका लक्ष्य था स्वतंत्रता, अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिले। परंतु अलग अलग क्षेत्र में जो था ना, लोग इसके अलग अलग अर्थ समझने लगे। लोगों जो इसका अर्थ था, स्वराज का जो अर्थ था उसका अलग अलग अर्थ निकालने लगा। तो देखते हैं कि अलग अलग लोग जो थे वो कौन थे और वो स्वराज का अर्थ क्या निकाल रहे थे। तो अब पहले बात करते हैं शहरों में। जब असहयोग आंदोलन शहरों में आया तो हजारों विद्यार्थियों ने क्या किया? सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना छोड़ दिया। जो स्कूल के शिक्षक थे उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। प्रधानाध्यापक जो थे उन्होंने भी स्कूलों से इस्तीफा दे दिया। वकील जो थे, जो वकालत करते थे, उन्होंने वकालत करना, मुकदमे लड़ना बंद कर दिया विरोध में।
विदेशी सामानों का खरीदना बंद कर दिया, विदेशी जो सामान थे उसको खरीदना बंद कर दिया, उसका प्रयोग करना बंद कर दिया। बहुते जगहों पर कपड़े जो थे विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, यानी कि जो विदेशी कपड़े घर में खरीद के रखे थे अब बोला कि उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उससे जला दिया गया विदेशी कपड़ों का। और यह सारी प्रक्रिया क्या कहलाता है? बहिष्कार कहलाता है। तो इस प्रकार से पहला असहयोग यानी बहिष्कार आया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन सब के कारण आंदोलन बहुत ही सफल नजर आ रहा था और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन शहर में यह आंदोलन क्या हुआ? कुछ समय बाद धीमा पड़ गया। धीमा पड़ गया मतलब जो तेजी से आगे बढ़ रहा था वह तेजी से आगे नहीं बढ़ने लगा। कारण क्या था? आइए हम लोग सबसे पहले यह बात करते हैं कि शहर में यह आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया। इसके कई कारण, लेकिन दो प्रमुख कारण है। सबसे पहला चीज है कि लोगों ने जब विदेशी कपड़े जला दिए, विदेशी सामानों का खरीदना बंद कर दिया, तो यहाँ पर एक नई समस्या आ गया। यहाँ के जो वस्तुएं थे, जैसे कि खादी कपड़ा की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता था, जिससे लोग इसको नहीं खरीद पाते थे। और अंततः लोगों ने विदेशी कपड़ा जो खरीदना है वह प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से पहली जो बात थी वह फेल मरा गई। दूसरी देख सकते हैं यहाँ पर वैकल्पिक संस्था की स्थापना की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वैकल्पिक संस्थाओं मतलब लोगों ने स्कूल को छोड़ दिया। यहाँ पर दूसरा स्कूल था क्या? भारतीय सरकारी स्कूल था क्या? नहीं था। बच्चे ने पढ़ना, जो विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, तो उसके पास दूसरा विकल्प होना चाहिए ना, कि वो कहाँ पर पढ़ाई करने जाए। ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज नहीं होने के कारण जो शिक्षक थे, जो विद्यार्थी थे, वह स्कूलों में लौटने लगे, यानी कि जिस स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया था वहां पर फिर से पढ़ाई शुरू कर दिया। जो वकील थे वो दोबारा अदालतों में दिखाई देने लगे, यानी कि वकील ने भी क्या कर लिया, वहां पर कह सकते हैं अदालतों में जो वकालत करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखें शहर में आंदोलन कैसा था, तेजी फैल रहा था, लेकिन यहाँ पर धीमा हो गया। तो हम लोग तेजी और धीमे होने के कारण भी पढ़ लिए। आइए अब हम लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं। शहर के बाद हम लोग जाते हैं ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में भी असहयोग आंदोलन बहुत ही तेजी से फैला। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह भी हुआ था। क्या हुआ था? भारत में ज्यादातर लोग खेती करने का काम करते हैं। तो ब्रिटिश काल में किसानों और मजदूरों को यह काम बेगार में करना पड़ता था। बेगार मतलब इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी काम तो करेंगे आप लेकिन उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अवध के बाबा रामचंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने मांग किया। क्या क्या मांग किया था? बेगार व्यवस्था को खत्म किया जाए, इस अवध किसान सभा में बोला गया था। लगान को कम किया जाए, और जो जमींदार है, दमनकारी जमींदार, यानी कि वैसे जमींदार जो क्रूरता से व्यवहार करते हैं, उसका सामाजिक बहिष्कार किया, यानी कि समाज से उसे निकाला जाए, यानी जमींदार की ये जो हैसियत है इसे खत्म किया जाए। तो इस प्रकार से ग्रामीण की यह स्थिति थी। ग्रामीण में सभी लोग खेती करते थे और यह खेती का काम बेगार में करना पड़ता था। और जब ये बेगार में करना पड़ता था तो वहां पर दो आदमी आए, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने क्या किए? अवध किसान सभा का गठन किया और ये तीन मांगे रखी। किससे? अंग्रेजों से। जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इन लोगों को क्या लगा कि ये मेरी जो मांगे है वह पूरी हो चुकी है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई तो अनेक आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और ही मतलब निकाल लिया। बहुत सारे स्थानों पर जो स्थानीय नेता थे उन्होंने किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, जमीन जो है वह गरीबों के बीच में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। परंतु गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी ने, माफ कीजिए, असहयोग आंदोलन का अलग रूप था। इससे पता चलता है कि गांधी जी का जो मुख्य बात था वह किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था, यानी ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव जो था वह अलग था। तो शहरों में देख लिए हम लोग, ग्रामीण इलाकों में देख लिए किस प्रकार से इसका प्रभाव था और लोग जो असहयोग आंदोलन यानी कि स्वराज का क्या अर्थ निकाल रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं बगानों में। बगानों में जो काम कर रहे थे वह क्या चाहते थे? 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। यह बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बगानों में काम करने वाले मजदूर के लिए कानून का खत्म होना था, यानी कि जो बगान में काम करने वाले लोग थे उनके लिए स्वराज का अर्थ यह था कि यह जो कानून है यह खत्म हो चुका है
और अब हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ऐसा किसने सोचने लगा? बगान के लोगों ने सोचने लगा इस असहयोग आंदोलन के विषय में, और उन्होंने बाहर जाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ गई। यहाँ पर उन लोगों को ऐसा लगने लगा, यानी कि जो बगान में काम कर रहे थे वो भाग क्यों रहे थे, जाना प्रारंभ क्यों कर दिया? क्योंकि उनको लगा गांधी राज स्थापित हो गया है, और वो भागने लगे, बगान छोड़ के भागने लगे। लेकिन वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, यानी कि उनको जहां जाना था, घर जाना था, वो घर नहीं पहुंच पाए। कारण था कि रेलवे और स्टीमरों, स्टीमरों यहाँ पर लिख देते हैं, स्टीमरों पानी में चलने वाला जहाज एक प्रकार का होता है। तो ये जो हड़ताल में थे, ये रेलवे और स्टीमर हड़ताल में था। ना ये रेलवे का प्रयोग करके जा पाए, ना स्टीमर का प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाए, जिसके कारण वह फंसे रह गए, रास्ते में ही फंसे रह गए। और जब रास्ते में फंसे रह गए तो पुलिस ने उसे क्या कर लिया? पकड़ लिया, और पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से पीटा, पूरी तरह से उनको पीटा। तो इस प्रकार से जो स्वराज था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अर्थ लोग निकालने लगे, और उसके कारण उसका प्रभाव जो था वह बहुत ही गलत हुआ। आगे आइए, अब हम लोग समझते हैं गांधी जी ने क्या फैसला किया। इन सभी कारणों से, ये जो हम लोग अभी जो 3 कारण पढ़े, किसानों के विषय में, शहरों में, ग्रामीणों में, और तीसरा हम लोग पढ़े बागानों में, इन तीनों कारणों से, इन सभी कारणों से, और एक महत्वपूर्ण कारण है चोरी चोरा। इन कारणों से ये जो हिंसक चोरी चोरा में एक हिंसक टकराव हो गया था। इन सभी विषय में महात्मा गांधी ने सुना, और जब महात्मा गांधी ने सुना तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया, यानी कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। पहला चीज हम आपको बताए थे माफ कीजिएगा, पहला चीज हम आपको बताए थे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को वापस लिया। अब हम आपको बता रहे हैं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। याद रखिएगा, हम आपको थोड़ा सा बता देते चोरी चोरा क्या कांड था। चोरी चोरा एक स्थान का नाम है। चोरी चोरा नामक पुलिस स्टेशन पर एक आक्रोशित भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। वहां पर जो पुलिस थे वो सारे मर गए, और ये एक प्रकार का हिंसक टकराव हो गया। और ये सारी चीज सुनकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब क्या? अब महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया कि अब किसी भी प्रकार का आंदोलन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले लोगों को समझाएंगे, उसके विषय में पढ़ाएंगे, आंदोलन का लक्ष्य बताएंगे, आंदोलन का लक्ष्य क्या है, और आंदोलन को किस तरीके से करना है वो तरीका बताएंगे, क्षेत्र बताएंगे कहाँ तक आंदोलन करना है, ये सारे चीज बताएंगे। इसके अलावे कुछ विषय और भी है जिसके विषय में बताएंगे, और उसके बाद आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। तो ये महात्मा गांधी ने निर्णय लिया। तो आपको उम्मीद करते हैं असहयोग आंदोलन समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं, और वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब सत्याग्रह आंदोलन फेल हो गया, असहयोग आंदोलन फेल हो गया, तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर रुख किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि हमने पढ़ा कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, परंतु बहुत सारे भारतीय ने कहा कि हमें ब्रिटिश का विरोध करना है, ब्रिटिश का विरोध रोकना नहीं है, क्योंकि रोकेंगे तो स्वतंत्रता हासिल नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम एक काम और करते हैं। क्या करते हैं? प्रांतीय परिषद में चुनाव में जो हिस्सा ले लेते हैं, और इसके लिए इसमें हिस्सा लेना होगा। और इसके लिए आगे बढ़े CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। लेकिन इनके विरोध में 2 आदमी आ गए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और इसके सहयोगी। ये जो थे इस पार्टी में नहीं साथ आए। क्या कारण था? इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि ये सब चाहते थे कि हम जो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे वह आंदोलन की मदद से करेंगे, ऐसे संगठन और पार्टी बना करके नहीं करेंगे। तो वो आंदोलन के साथ स्वतंत्रता चाहते थे, और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस पार्टी में साथ नहीं दिए। हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा कि मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके क्या कारण थे? वो तो हम पता है कि पार्टी का गठन करना पड़ेगा, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, इसके पीछे 2 कारण है महत्वपूर्ण। पहला कारण है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी, और दूसरा कारण है साइमन कमीशन। तो सबसे पहले हम लोग
आर्थिक महामंदी का असर देख लेते हैं कि किस प्रकार से पड़ा है। आने वाले अध्याय में हम महामंदी के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, महामंदी क्या है और महामंदी कैसे फैलती है। अभी आप इतना समझिए, महामंदी का असर भारत में बहुत ही खराब थी। 1926 में कृषि उत्पादन की जो कीमतें हैं वह गिरने लगी थी, यानी कि कृषि से उत्पादन होने वाली जो भी वस्तुएं थे उसको कम कीमत दिया जाने लगा था। 1930 के बाद पूरी तरह से धराशायी हो गई, यानी कि 1926 में तो कीमत तो कम थी, लेकिन 1930 आते आते इसकी कीमत बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कृषि उत्पाद की मांग जो थी, यानी कि कृषि में जो भी चीज उत्पादन होता है उसकी मांग बहुत ही ज्यादा गिर गई थी। निर्यात कम होने लगा था, दूसरे देश में कम बिकने लगा था और किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी पड़ने लगा था। यानी कि किसान अपनी उपज जो था उसे बेच ही नहीं पा रहा था। यानी कि किसान अगर गेहूं का उत्पादन कर रहा तो गेहूं बेच ही नहीं पा रहा, तो क्या लगान चुका पाएगा? नहीं, लगान भी नहीं चुका पा रहे थे। और इन सब के कारण क्या हुआ? गरीबी जो है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने कर में कोई कमी नहीं किया था। सरकार को तो लगान चाहिए ही चाहिए किसी भी स्थिति में। तो इस प्रकार से गरीबी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो आर्थिक महामंदी का ये कारण था। आर्थिक महामंदी ने भारत को हिलाकर रख दिया और उसके साथ ही भारत में साइमन कमीशन ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को उस्काने के लिए। ब्रिटेन की नई सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में, यानी कि दुनिया में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसके जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। यानी कि वैधानिक आयोग का गठन किया और उसका जो इस आयोग में भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। मुख्य रूप से आप समझिए कि जो वैधानिक आयोग था इसका मुख्य कार्य ये था कि भारत में जो अंग्रेज है उससे अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसको सुधारेंगे। ऐसा उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेज से गलती हो रहा है तो उसको सुधारेंगे और हम उसको कम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि नहीं किया किसी को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो मान के चलिए कि भारत के लोगों के लिए काम हो रहा है, भारत के अच्छे के लिए काम हो रहा है और भारत का एक भी सदस्य नहीं है। सब कौन है? अंग्रेज। तो भारत के लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह उसके पक्ष में हो सकता है। और इसीलिए जो कमीशन था जिसका नाम साइमन कमीशन था, कमीशन स्वराज की ओर संकेत भी नहीं कर रही थी, परंतु भारतीय को लक्ष्य जो था वह स्वराज था। यानी कि ये जो कमीशन लाया गया था स्वराज की ओर बिल्कुल भी संकेत नहीं कर रहा था, यानी कि बिल्कुल भी स्वराज की, अब कह सकते हैं स्वराज के विषय में था ही नहीं। और भारतीयों का क्या मानना था? भारतीय जो था वह स्वराज चाहते थे। इसीलिए भारतीय ने साइमन कमीशन का क्या कर दिया? विरोध किया। साइमन कमीशन का विरोध किया। उम्मीद करते समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साइमन कमीशन की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। साल 1928 था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीय ने इसका विरोध किया और विरोध में क्या बोला? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस साइमन कमीशन वापस जाओ जो आंदोलन चला था लाहौर में, इस कमीशन के विरोध में जो पुलिस थी उसने भारतीय पर क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के, उनकी मृत्यु हो गई इस लाठीचार्ज के कारण। क्योंकि ये जो लाठीचार्ज था उनके सिर पर लग गया था एक लाठी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। और इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने प्रारंभ करने का फैसला किया, मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि प्रारंभ कर दिया। आइए अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी को समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग आंदोलन का जो रूप है अलग अलग धारण कर लेते हैं। लोगों को आंदोलन के विषय में समझ में नहीं आता है। और महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि पहले आंदोलन के विषय में लोगों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और उन्होंने ऐसा करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। और वह क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है? सविनय अवज्ञा का मतलब होता है औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन। मुख्य रूप से आप समझिए, अवज्ञा का मतलब होता है कानून को तोड़ना। सरकार जो भी कानून आता है, हम भारतीय हैं और भारतीय के पास कुछ कानून है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करनी चाहिए, हमें जितने भी जो बड़े नेता हैं जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान के साथ उनका कह सकते हैं, अगर हमारे राज्य में आते हैं तो उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा कह सकते
कानून हमारे लिए है और जो भी संविधान में कानून लिखा गया हमें उसे मानना चाहिए। लेकिन अवज्ञा का अर्थ क्या होता है? कानून का उल्लंघन करना, यानी कि कानून को मानना ही नहीं। और महात्मा गांधी ने यही तरीका अपनाया। तो उन्होंने उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया और गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले उन्होंने लॉर्ड इरविन को चेतावनी दी। लॉर्ड इरविन कौन था? उस समय मान के चलिए सरकार था और सरकार के वायसराय थे, वायसराय। तो उस समय मान के चलिए कि आप सरकार थे, इनको एक पत्र लिखा गया जिसमें 11 मांगे रखी गई कि आप हमारी ये 11 मांगे मान लीजिए, हम किसी तरह का आंदोलन नहीं करेंगे। उसमें से कुछ मांगे थे जैसे नमक के कर को खत्म कर दीजिए, राजस्व कर जो है उसको कम कर दीजिए, ये सारी मांगे थी। परंतु इरविन जो था वह ये सारे मांगे जो था अनावश्यक बताया, बोला कि ये किसी काम का है ही नहीं, आवश्यक है, और इसको पूरा करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर आगे बढ़े और महात्मा गांधी फिर से एक बार गांधी जी ने पत्र लिखा और उन्होंने इस बार पत्र में कुछ और शब्द जोड़ा। क्या बोला? कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। परंतु फिर भी इरविन झुकने को तैयार नहीं था और अंततः क्या फैसला आया? अंततः महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने एक नया तरीका अपनाया और इसके लिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने देश की एकता को बढ़ाना था, देश की एकता में बांधना था, यह प्रारंभ किया, यानी कि देश को पहले एकता में बांधने के लिए प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने एक नया चीज चुना, वह था नमक। नमक को चुना। नमक कर को समाप्त करने के विषय में हम आपको पहले ही बता चुके थे कि नमक कर को समाप्त करना चाहते थे और इस नमक को चुना क्यों? क्योंकि नमक जो है सभी लोग प्रयोग करते हैं, चाहे वह गरीब हो या वह अमीर हो, और इसके लिए दोनों को कर अदा करना था, इसलिए उन्होंने नमक चुना। सरकारी कानून के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती है और महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला किया। तो ये कानून था जिसको वो तोड़ना चाहते थे और उन्होंने दांडी यात्रा शुरू कर दिया। आइए अब हम लोग दांडी यात्रा के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दांडी यात्रा में क्या हुआ था? महात्मा गांधी अपने 78 विश्वस्त, यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके, वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी है। यह यात्रा शुरू हुआ साबरमती आश्रम से, जो गुजरात में अहमदाबाद में पड़ता है। गांधी जी के आश्रम से, जो वहां से 240 किलोमीटर की दूरी, कहां पर? दांडी नामक गुजरात के कस्बे में जाकर खत्म हुआ था। ठीक है, नामक। तो मान के चले कि आप समझ सकते हैं कि साबरमती आश्रम से कहाँ जाना है? दांडी जाना है और यहाँ पर जाके इसको खत्म करना है। दूरी कितना था? 240 किलोमीटर। और सभी कैसे जा रहे थे? पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। क्यों? क्योंकि इस बार वो चाहते थे कि यह जो आंदोलन है वह ज्यादा शक्तिशाली हो, और यही हुआ। आंदोलन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने लगा। बहुत ही अधिक मात्रा में जो था नमक कर का अवैध तरीका से बनाया गया, मतलब कि कानून को तोड़ करके बनाया गया और सभी ने नमक पर कर देना बंद कर दिया, यानी कि नमक पर जो लगान था उसे देना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो नमक का जो यूज किया, यानी कि नमक का जो प्रयोग किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में, यह महात्मा गांधी जी के लिए और भारतीय के लिए बहुत ही सफल रहा। यह आंदोलन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अंग्रेजों ने इससे जुड़े सभी नेताओं को जेल में डालना प्रारंभ कर दिया। इतना ज्यादा सफल हो गया कि अंग्रेज गुस्सा गए और उन्होंने क्या कर दिया? इससे जुड़े नेताओं को जेल में डालना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि ताकि यह जो आंदोलन है यह रोका जा सके। परंतु अप्रैल 1930 में उन्होंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? महात्मा गांधी के बहुत ही बड़े साथी अब्दुल गफ्फर खान को गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो लोग जो थे गुस्सा गए। गुस्साई जो भीड़ थे उन्होंने, कह सकते हैं, हमला करने लगा पुलिस की गाड़ियों में। उनके पास गोलियां भी थी, उनके पास सामान था, इनके पास, पुलिस के पास, फिर भी वह नहीं रुके और वह सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे गए। जब कह सकते हैं इसमें पुलिस, वो उस समय तो वो जो पुलिस था, जो कह सकते हैं अंग्रेज था, वो क्रूर था, वो रुकता नहीं था। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो भीड़ था वो और आक्रोशित हो गया, आंदोलन करने वाले और भड़क गए और उन्होंने क्या किया, जितने भी अदालत कह सकते हैं सरकारी भवन था, जैसे कि अदालतें, नगर पालिका भवन, पुलिस चौकी, इन सब पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। एक घटना है, एक घटना में शांतिपूर्ण सत्याग्रह जुलूस पर जो था ना, जो औरतों और बच्चे थे उन पर हमला कर दिया अंग्रेजों ने और उनको मारा गया, पीटा गया। और इस आंदोलन के विरोध में, यानी कि जो दांडी यात्रा चल रहा था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसके विरोध में 1 लाख लोगों को लगभग गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी ने फिर से एक बार आंदोलन को वापस ले लिया। यहाँ पर महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। कारण, क्या कारण था? कारण बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जब असहयोग, माफ कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिए तो इरविन के साथ एक समझौता किए थे 5 मार्च 1931 को, जिसका नाम था गांधी इरविन समझौता। तो ये गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के समक्ष था। तो क्यों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे, क्या चाहते थे, ये जो हिंसक चीज हो रहा था, जो शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला हो रहा था, पुलिस चौकियों पर हमला कर रहे थे लोग, तो ये हिंसक हो गया था और ये महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। इन सबको महात्मा गांधी रोकना चाहते थे। जो भी लोग जेल में बंद किए गए थे उसको रिहा करना चाहते थे और यही सब चाहते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। गांधी इरविन समझौता के बाद अंग्रेजी कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के बीच जो है ना, वो कुछ नए तरीके पर बात करने लगे और एक समझौता जिसे बोल रहे थे गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस समझौते के बाद जो महात्मा गांधी है लंदन गए, वहां पर लंदन में एक गोल मेज सम्मेलन गठित हुआ। गोल मेज क्या होता है? मेज होता है, उसके चारों तरफ लोग बैठते हैं, वैसे ही गोल मेज सम्मेलन होता है। इस गोल मेज सम्मेलन में यहाँ से, भारत से महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के बाद। क्यों गया था? क्योंकि इरविन ने इनको बोला था कि हम आपके पक्ष में हैं, हम आपके समक्ष बात करेंगे। लेकिन जब ये वहां पर गए लंदन, तो वहां पर इनके पक्ष में कोई भी सफल निर्णय नहीं लिया गया। महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू दोनों माफ कीजिएगा, दोनों निराश वापस आए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ कर दिए। लेकिन 1934 जिस समय उन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किया, 1934 तक यह आंदोलन पूर्ण रूप से धीमा पड़ चुका था और इस बार लोगों ने उनका सहयोग नहीं किया। इतना धीमा पड़ चुका था कि इस आंदोलन में उन्होंने, कह सकते हैं, भारतीय ने सहयोग नहीं किया। तो क्या हुआ? तो एक नई चीज को लाया गया और वह था सामूहिक अपनेपन का भाव। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं सामूहिक अपनेपन के भाव पर। तो ये जो सामूहिक अपनेपन का भाव उत्पन्न हुआ, इससे राष्ट्रवाद का विकास होने लगा और इस राष्ट्रवाद के विकास होने का 2 कारण है। पहला जो कारण है वह है संयुक्त संघर्ष और दूसरा कारण है सांस्कृतिक प्रक्रिया। आइए एक एक करके समझते हैं। संयुक्त संघर्ष, 19वीं और 20वीं सदी के बीच में जितने भी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इन सब में एक महत्वपूर्ण बात है कि सभी समुदाय मिलकर भाग ले रहे थे। जितने भी समुदाय थे सब मिलकर के भाग ले रहे थे और इस मिलकर के भाग लेने के कारण लोगों में एकता आ रहा था और इसी एकता को क्या बोला गया, संयुक्त संघर्ष। और ये बात पूरे भारत में फैल गई। तो ये समझ सकते हैं कि संयुक्त संघर्ष वो आंदोलन, वह कारण था जिसके चलते पूरे देश में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की एक नई झलक आई और लोगों में एकता का भाव उत्पन्न होने लगा। नहीं है, हम भारतीय हैं, हम लोग एक हैं और हम सबको मिलकर आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। दूसरा जो था सांस्कृतिक प्रक्रिया, इसमें बहुत सारी चीज समझना है, तो गौर करके सुनिएगा थोड़ा। 20वीं सदी की बात है। 20वीं सदी में भारत में रूपक आने लगा, लोग नए नए गीत लिखने लगे, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करने लगा। तो ये सारी चीजों का निर्माण करने लगा और ये सभी चीजें संस्कृति से जुड़ा हुआ था। इसका निर्माण इसलिए किया जा रहा था ताकि यहाँ पर जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया उसमें तेजी आए, लोग राष्ट्रवाद को समझे जल्दी से जल्दी और राष्ट्रवादी प्रक्रिया में लोग जुड़े, जैसा कि यूरोप में हुआ था। यूरोप में किस प्रकार से, फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और वह पूरे किस क्षेत्र में, पूरे यूरोप में फैल गया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, रूपक ने, गीत ने, प्रतीक चिन्हों ने। तो वही सेम चीज भारत में भी अपनाया गया। इसको बेहतर समझने के लिए आप चैप्टर 1 जरूर देखें। अब आता है कुछ नाम हम आपको बताने वाले, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने भारत माता की तस्वीर की छवि बनाई और वंदे मातरम के गीत को लिखा।
तो भारत माता की जो रूपक यानी कि जिसे हम भारत माता कहते हैं वो इनकी ही देन है। इन्होंने ही भारत माता का रूपक तैयार किया यानी कि तस्वीर तैयार किया कि ये भारत माता है। और माता मतलब क्या होता है, हमें अपने माँ का कह सकते हैं आदर करना चाहिए, माँ की रक्षा करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से हमने बोला कि ये जो तस्वीर है ये भारत माता की है और भारत हमारा इस प्रकार से दिखता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए और कह सकते हैं उसे स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता और सुरक्षा देना उसका जो है हमारा धर्म होना चाहिए। ये उस तस्वीर की प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने मातृभूमि की प्रस्तुति के रूप में वंदे मातरम को लिखा गया और यह जो वंदे मातरम का गीत था इसे विभिन्न आंदोलनों में गाया गया। बाद में इसे एक कविता यानी इसे गीत के रूप में बदल दिया गया। ये एक प्रकार की कविता थी वंदे मातरम और इसे एक गीत के रूप में बदल दिया गया और बाद में यह हमारा राष्ट्र गीत घोषित किया गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। आइए कुछ और बातों पर गौर करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि लोग सामूहिक एकता की ओर अग्रसर हो रहे थे। माफ कीजिए, आगे आ गए। तो अगला जो है वह तिरंगा झंडा। जिस तिरंगे झंडे को हम लोग देखते हैं उसका रूप पहले इस तरह से नहीं था, इसका रूप कुछ और था। तो लोग अलग अलग तिरंगा झंडा बना रहा था अपने आंदोलन को चिन्हित करने के लिए, यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन का जो रूपरेखा उसे तैयार करने के लिए। अगर कहीं इस तरह का तिरंगा झंडा दिख जाता था तो इससे लोगों को चलता था कि नहीं, राष्ट्रवादी आंदोलन जो शुरू हो चुका है इसमें हमें भाग लेना चाहिए। बात करते हैं बंगाल के समय में। बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो वहां पर तिरंगा झंडा लहरा गया था। लेकिन यह तिरंगा झंडा कैसा था, इसमें हरा रंग था, पीला रंग था और लाल रंग था। और इसमें कुछ और चीजें था, इसमें कमल का फूल था, वह भी 8 था। और 8 कमल का फूल इसलिए था क्योंकि 8 प्रांतों में जो भारत में ब्रिटिश जो था ना वह 8 प्रांतों में प्रतिनिधित्व कर रहा था। और इसी को दर्शाने के लिए 8 कमल का फूल दर्शाया गया था कि हमें इन इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता चाहिए, इन इन देशों में स्वदेशी आंदोलन, इन इन क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन चलाना है और राष्ट्रवाद की भावना को फैलाना है। और उस झंडे में एक और चीज था, वह था अर्धचंद्र, माफ कीजिए, अर्धचंद्र मतलब आधा चंद्रमा। और यह किस लिए था, हिंदू मुस्लिम के प्रतिनिधित्व को दर्शाने के लिए। देख सकते हैं कि इस प्रकार से लोगों को एक करने की बात चल रही थी, सामूहिक एकता पर बल दिया जा रहा था। अगर हम बोले राजा स्वराज का झंडा की बात करें तो गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया था और यह तिरंगा झंडा था। इसमें रंग जो थे वह सफेद था, हरा था और लाल था। और इस झंडे के बीच में जो था ना गांधीवादी प्रतीक था, गांधीवादी चरखा था। गांधीवादी प्रतीक के तौर पर चरखा को चिन्हित किया गया था जो बाद में चल करके अशोक चक्र का रूप ले लेता है। और ये जो चरखा था ये किस लिए था, स्वावलंबन का प्रतीक था। तो इस प्रकार से ये जो झंडा था लोग हाथ में थामे चलते थे। शासन के प्रति अवज्ञा यानी कि जो शासन है उसका कानून नहीं मानेंगे उसके विरोध में संकेत के रूप में इसका प्रयोग करता था। तो ये विभिन्न प्रतीक और रूपक कह सकते हैं था उस समय जो सामूहिक पहचान को बल दे रहा था और स्वतंत्रता की धार को आगे बढ़ा रहा था। तो इस प्रकार से भारत में और भी कई स्वतंत्रता आंदोलन चले, बहुत सारे आंदोलन चले और अंततः भारत क्या हुआ, आजाद हो गया और आज हम आजादी के साथ जी रहे हैं।